हेलो दोस्त, वेलकम टू माय चैनल जगदेव क्लासेज। आज हम काफ़ी इम्पोर्टेंट जिसको बोलते हैं वीवीआई क्वेश्चन। तो आज हम वीवीआई क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। किसका करेंगे? तो हिस्ट्री का लघुत्तरीय प्रश्न। हिस्ट्री का लघुत्तरीय प्रश्न देखेंगे। हिस्ट्री में जो वीवीआई लघुत्तरीय प्रश्न है वो देखेंगे आज। और जो लघुत्तरीय प्रश्न बच जाएगा बताना वीवीआई है, लेकिन जो बच गया उसको बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तो आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि हिस्ट्री से बता रहे हैं, हम वीवीआई क्वेश्चन को बता रहे हैं, तो अंत तक जरूर देखें। और बता देना चाहते हैं कि आप लोग में जो अभी तक मेरा एक चैनल है जगदेव ब्लॉग, JAGDEV जगदेव ब्लॉग, इसको सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना। और यूट्यूब पर सर्च करें, ये चैनल आ जाएगा, मेरा फ़ोटो देखकर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। और बता देना चाहते हैं कि आप लोग को अगर मेरा वीडियो A to Z खोज रहे हैं तो कैसे मिलेगा। तो मेरा जहाँ जगदेव क्लास से लिखा हुआ है ना, उसके बगल में देखो मेरा फ़ोटो है, तो मेरा फ़ोटो पर क्लिक करो। जब मेरा फ़ोटो पर क्लिक करेगा तो बहुत सारा ऑप्शन आएगा, तो आप लोग को जाना है प्लेलिस्ट के ऑप्शन में। और प्लेलिस्ट में ऑप्शन में जाके आप तुम लोग का टाइम आ गया है कि तुम लोग आप मॉडल सेट का सोल्यूशन, क्योंकि 50% ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो हम 62 गो मॉडल सेट का सोल्यूशन दिए हैं सभी सब्जेक्ट का, चाहे वो संस्कृत हो, हिंदी हो, या सोशल साइंस हो, या साइंस हो, या मैथ हो। सभी सब्जेक्ट का हम ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन दिए हैं वीवीआई। तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाएँ, 62 को मॉडल सेट का सोल्यूशन मिलेगा। और प्रीवियस ईयर यानी पिछला साल जो क्वेश्चन पूछा गया उसका भी ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन दिया गया। तो आप लोग वो जरूर जाके आप लोग देखें, काफ़ी फायदा करेगा। आज हम देखेंगे वीवीआई क्वेश्चन लघुत्तरीय हिस्ट्री का। चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी? आप लोग हिस्ट्री हम पढ़ा दिए, चैप्टर 2 तक पढ़ा दिए हैं, ज्योग्राफी चैप्टर 3 तक पढ़ा दिए हैं। आप लोग जाके प्ले लिस्ट में वहाँ लिखा होगा सोशल साइंस सभी चैप्टर का वीडियो, तो उस पर क्लिक करेगा तो उसी में हिस्ट्री मिलेगा, उसी में पॉलिटिकल साइंस मिलेगा, उसी में तुम लोग को ज्योग्राफी मिलेगा, उसी में तुम लोग को इकोनॉमिक्स मिलेगा, सब उसी में मिलेगा, ठीक है ना। तो जाके आप लोग देखें, बहुत सारा वीडियो है, यही एक चैनल है, इसमें सभी सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाता है। चलो, तो क्या है? जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी, यानी जर्मनी के एकीकरण करने में बाधाएं क्या क्या थी। तो हम लोग जानते हैं कि जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था। और जर्मनी का एकीकरण जो हुआ वो सेडान युद्ध के फलस्वरूप, यानी सेडान युद्ध हुआ था 1870 में। तो 1870 में सेडान युद्ध हुआ और जर्मनी का एकीकरण 1871 में हुआ सेडान युद्ध के फलस्वरूप। तो बोला जर्मनी के एकीकरण में बाधा क्या क्या था ये बताना है। तो देखो, जर्मनी के लिखना है, जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी, इसी प्रकार लिखना है जिस प्रकार यहाँ लिखा हुआ है। जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी, इस तरह लिखना है। क्या क्या बाधा था? तो जर्मन जो है, जर्मनी के एकीकरण के पहले, यानी जर्मनी का एकीकरण किया था बिस्मार्क। तो बिस्मार्क द्वारा जर्मनी के एकीकरण करने से पहले जर्मन जो है, मान लो ये जर्मन है, तो जर्मन बहुत छोटा छोटा भाग में टूटा हुआ था, यानी सब अपना अपना राज्य लेके बैठा हुआ था। कोई मतलब एक पूरा जर्मनी का निर्माण कोई नहीं किया था, यानी सब अपना अपना राज्य लेकर बैठा है, सब अपना अपना शासन अलग अलग चला रहा था। यानी लगभग 300 छोटे बड़े राज्य में टूटा हुआ था, और सबका अपना मुद्रा था। मुद्रा बोले तो अपना अपना सबका अलग नोट था। उसके बाद ई राज्य से ई राज्य में जाओ तो टैक्स दो, ई राज्य से ई राज्य में जाओ तो अलग टैक्स दो। सबके सामाजिक प्रणाली अलग अलग था, सबका राजनीतिक प्रणाली अलग अलग था। यानी एक बात बोलो तो सब अपना अपना शासन कर रहा था, किसी को किसी से मतलब नहीं था, क्योंकि सबका मुद्रा यानी पैसा, मान लो जैसे भारत में बिहार का पैसा अलग रहेगा, झारखंड का पैसा अलग रहेगा, यूपी का अलग रहेगा, महाराष्ट्र का अलग रहेगा, तो परेशानी ना होगा। उसी प्रकार जर्मनी 300 भाग में टूटा हुआ था और सबका अलग अलग मुद्रा था। यहाँ से यहाँ जाओ तो टैक्स दो, यहाँ से यहाँ जाओ तो टैक्स दो, यहाँ से यहाँ जाओ तो टैक्स दो। इस प्रकार 300 छोटे बड़े राज्य में टूटा हुआ था। पहला परेशानी ये हो गया जर्मनी का एकीकरण करने में। तो जर्मनी का एकीकरण करने के लिए 300 छोटे छोटे राज्य को मिलाना पड़ेगा, तो जर्मनी का एकीकरण यानी जर्मनी एक होगा। ये कौन करेगा? तो बिस्मार्क करेगा। पहला परेशानी ये हो गया। दूसरा परेशानी क्या है कि इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विशेषता है। बताए थे कि 300 राज्य है, लेकिन सभी राज्य का अपना अपना परेशानी है। क्या है? तो सब अपना अपना शासन अपने अपने मन मुताबिक चला रहा है। राजनीतिक, वहाँ पर राजनीतिक अलग अलग है, 300 राज्य का राजनीतिक प्रणाली अलग है, समाज वहाँ का अलग अलग है। तीनों सौ राज्य का समान समाज जो है सब आपस में नहीं मिल रहा है, सब धर्म के रूप में अलग है। कोई कैथोलिक धर्म मान रहा है तो कोई प्रोटेस्टेंट धर्म मान रहा है, यानी सबका धार्मिक रूप से अलग है। यानी सब रूप से क्या है, राजनीतिक हो या सामाजिक हो या धार्मिक हो, तीनों में क्या था? विषमताएं था, यानी अलग अलग था।
तीसरा क्या था, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। तो राष्ट्रवाद का भावना का अभाव क्यों था, क्योंकि सब अपना अपना राज्य चला रहा है, छोटा छोटा भाग में टूटा हुआ जर्मनी सब अपना अपना चला रहा है, और सब का जो है न तो धर्म में मैच कर रहा है, न तो समाज मैच कर रहा है, न तो राजनीतिक मैच कर रहा है, ठीक है ना। तो जब ये तीनों मैच नहीं कर रहा है तो क्या होगा, राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। क्या अभाव था, यानी एक जर्मन बने, इस भावना का क्या था, अभाव था। क्या था, अभाव था। और वहाँ के जनता को राजा के प्रति आवाज़ उठाए, ये भावना उसका मन में नहीं था, यानी राष्ट्रवाद की भावना का अभाव था। अगला क्या था, ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप। हम जानते हैं कि ऑस्ट्रिया राजा कौन था, मेटरनिक। और मेटरनिक जो था वो नहीं चाहता था कि जर्मनी का एकीकरण हो और इटली का एकीकरण हो। कौन नहीं चाहता था, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक, ऑस्ट्रिया के प्रधानमंत्री मेटरनिक नहीं चाहता था, यानी ऑस्ट्रिया हस्तक्षेप करता था। ऑस्ट्रिया जर्मनी को एकीकरण नहीं होने देता था, इटली का एकीकरण नहीं होने देता था। एक कारण ये हो गया। अगला है मेटरनिक के प्रतिक्रियावादी नीति। तो हम बताए थे कि ऑस्ट्रिया चांसलर कौन था, तो मेटरनिक था। तो मेटरनिक जो था प्रतिक्रियावादी, यानी जो कोई मतलब आवाज़ उठाता था उसको क्या करता था, दबाव देता था, तो प्रतिक्रिया करता था। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये 4 ठो लिख देना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलो अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। देखो जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं आप लोग लिख लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, VVI है इटली के एकीकरण में काबूल। हम जानते हैं कि इटली का एकीकरण ऑस्ट्रिया को पराजित करके किया गया। इटली के एकीकरण में 3 व्यक्ति का योगदान था, एक मेजिनी था, एक काउंट काबुल था, एक गेरिबाल्डी था, ठीक है ना। मेजिनी को इटली का मसीहा कहा जाता है, और मेजिनी ही था जिसने क्या किया था, जो यंग इटली या यंग यूरोप की स्थापना किया था। और गेरिबाल्डी को इटली का तलवार कहा जाता है, और काउंट काबूल को इटली का राजनीतिक कहा जाता है। तो इटली के एकीकरण में 3 व्यक्ति का योगदान था, काउंट काबूल, गेरिबाल्डी और मेजिनी का, ठीक है ना। और जर्मनी के एकीकरण किया था बिस्मार्क ने, ठीक है ना, 1871 में। तो चलो यही बोल रहा है कि इटली के एकीकरण में काबूल की भूमिका, 3 व्यक्ति था, लेकिन यहाँ पूछ रहा है काबूल की भूमिका का उल्लेख करें अथवा काबुल का संक्षिप्त परिचय दें। तो देखो काबुल का क्या क्या भूमिका था देखते हैं। तो देखो काबुल को इटली के एकीकरण का राजनीतिक कहा जाता है। हम बताए थे कि काबुल को इटली के एकीकरण का राजनीतिक कहा जाता है, मेजिनी को मसीहा कहा जाता है, और गेरिबाल्डी को तलवार कहा जाता है। 1850 में वह साल्डिनिया के राजा, इटली में एक जगह था जिसको बोला जाता है साल्डिनिया, वहाँ का राजा था विक्टर इमैनुअल। तो विक्टर इमैनुअल का मंत्री बना, क्या बना, मंत्री। और 1852 में उसका प्रधानमंत्री बन गया, सबसे प्रमुख मंत्री बन गया उसका, जिसको बोलते हैं प्रधानमंत्री। उसने सैनिक और आर्थिक सुधारों द्वारा सैनिक सुधार किया और आर्थिक सुधार किया, और सार्डिनिया की स्थिति को सुदृढ़ किया, सार्डिनिया की स्थिति को पहले मजबूत किया। सिंपल बात है, जब किसी से लड़ने जाएंगे, किसी से हम लड़ेंगे तो पहले अपना स्थिति मजबूत करेंगे तब ना। तो वो अपना स्थिति मजबूत किया। और पेरिस शांति सम्मेलन में उसने इटली के एकीकरण का प्रश्न उठाया। पेरिस शांति सम्मेलन हो रहा था, वहाँ पर गया और बोला, इटली के एकीकरण का प्रश्न उठाया, यानी इटली के एकीकरण के बारे में क्वेश्चन किया। और 1859 में ऑस्ट्रेलिया को पराजित कर दिया, और पराजित करके काबुल ने उससे क्या कर लिया, लोम्बार्डी, इटली के अंदर था लोम्बार्डी, और लोम्बार्डी पर किसका अधिकार था, ऑस्ट्रेलिया का अधिकार था। तो काबुल ने क्या किया था, मेटरनिक से, ऑस्ट्रेलिया का चांसलर कौन था, मेटरनिक। तो मेटरनिक से क्या किया था, लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया, और इस प्रकार वह इटली का एकीकरण करने में अपना योगदान दिया था, ठीक है ना। तो ये याद रखना। और पूछेगा बताओ, इटली और जर्मनी के एकीकरण किसके बिना संभव नहीं था, किसको हटाकर संभव किया है, तो ऑस्ट्रेलिया को हटाकर, क्योंकि इटली और जर्मनी पर ऑस्ट्रेलिया का अधिकार था, वो जल्दी नहीं चाहता था कि एकीकरण हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं इंपॉर्टेंट क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मेजिनी कौन था। हम बताए थे कि इटली के एकीकरण 3 व्यक्ति किया था, मेजिनी, काउंट काबुल, गेरिबाल्डी। मेजिनी को इटली का मसीहा, काउंट काबुल को इटली का राजनीतिक, और गेरिबाल्डी को इटली का तलवार कहा जाता था। अब पूछ रहा है मेजिनी के बारे में। तो मेजिनी कौन था और उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। मेजिनी के बारे में क्वेश्चन पूछता कि बताओ, यंग इटली और यंग यूरोप का स्थापना किसने किया, मेजिनी ने किया था, ठीक है ना। तो देखो मेजिनी को इटली का एकीकरण या पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। अभी तो बताया था कि मेजिनी को इटली का एकीकरण का पैगंबर या मसीहा कहा जाता है। वह साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक और योग सेनापति था। वह साहित्यकार, यानी साहित्य पर वो बल देता था, जैसे किताब लिखता है उसको बोलते साहित्य, उस पर बल देता था। और वो कहता था कि गणतंत्र होना चाहिए। गणतंत्र मतलब क्या, राजा का बेटा राजा नहीं बने, क्या वो राजा जो बनेगा उसका चुनाव होना चाहिए, जनता उसको चुने, यानी गणतंत्र यानी लोकतंत्र का बात करता था, ठीक है ना। समर्थक था और योग सेनापति था। और क्या बोल रहा है, अपने गणतंत्रवादी उद्देश्यों को, अपने गणतंत्रवादी यानी गणतंत्र कैसे प्राप्त हो उसको प्राप्त करने के लिए, यानी उद्देश्य को प्रचार के लिए उसने 1831 में बताए थे
यंग इटली की स्थापना किया। बताया था कि यंग इटली की स्थापना किसने किया, तो मैजिनी ने किया। यंग यूरोप पूछा था किसने किया, तो मैजिनी ने किया। तो यंग इटली की स्थापना की मैजिनी का उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया के प्रभाव से, बताए थे हम कि ऑस्ट्रेलिया का प्रभाव था, इटली का एकीकरण ना हो रहा था तो कौन नहीं होने दे रहा था, तो ऑस्ट्रेलिया नहीं होने दे रहा था। और जर्मनी का एकीकरण का भी एकीकरण नहीं हो रहा था, कौन नहीं होने दे रहा था, तो ऑस्ट्रेलिया नहीं होने दे रहा था। यानी ऑस्ट्रेलिया के प्रभाव से मुक्त करना चाह रहा था, तो ऑस्ट्रेलिया के प्रभाव से इटली को मुक्त करवाना तथा संपूर्ण इटली का एकीकरण करना चाहता था कौन, मैजिनी। तो वही मैं पूछा यहाँ पर मैजिनी कौन था, तो लिख दिए मैजिनी कौन था, इतना बड़ा लिख दिए। उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो यहाँ तक हम लिख दिए, ठीक है ना। लघु उत्तरीय प्रश्न, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेटरनिक कौन था, ये हम बताए थे मेटरनिक के बारे में कि मेटरनिक कौन था, तो मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ऑस्ट्रिया का राजा था। तो वही मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, कौन था हो गया। अब यूरोपीय साहित्य में वह क्यों विख्यात था, तो हम बताए थे कि मेटरनिक जो है ना बदमाश राजा था, निरंकुश राजा था। वो नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो, ठीक है ना। तो जब भी इटली और जर्मनी का एकीकरण करना पड़ेगा तो ऑस्ट्रिया को हराना पड़ेगा, तब इटली और जर्मनी जाकर एकीकरण होगा। तो वही लिखा हुआ घोर प्रतिक्रियावादी, यानी घोर प्रतिक्रियावादी निरंकुश शासक था, ठीक है ना। क्रांति के संदेशों का कट्टर विरोधी था, वो नहीं चाहता था कि क्रांति हो, लोग जो है जनता जो है क्रांति करे और राजा को उखाड़ फेंके, वो नहीं चाहता था। उसके लिए वह क्या करता था, उसके लिए वो कट्टर विरोधी था। क्या था, कट्टर विरोधी था। एवं पुरातन व्यवस्था बोले तो पुराना वाला व्यवस्था ही लागू रहे, यानी राजा ही शासन करे और मर्जी शासन करे, राजा पर किसी का अंकुश ना हो, यानी पुरातन व्यवस्था बनाए रखने का समर्थक था, ठीक है ना। उसने जिस प्रकार की व्यवस्था यूरोप में स्थापित की उसे मेटरनिक व्यवस्था कहा जाता है। यानी जो व्यवस्था वो यूरोप में स्थापित किया था मेटरनिक ने, उसे मेटरनिक व्यवस्था कहते हैं। और अपनी इसी व्यवस्था के कारण वह यूरोपीय इतिहास में क्या है, विख्यात है। ये क्वेश्चन आएगा मेटरनिक युग क्या है, तो मेटरनिक युग में भी यही लिख सकते हैं हम, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मेटरनिक के बारे में हो गया। मेटरनिक कहा करता था, मेटरनिक का कथन एक था जो काफ़ी फेमस है, वो बोलता था कि जब फ्रांस को सर्दी होता है, जब फ्रांस छींकता है, मेटरनिक कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो सारे यूरोप को सर्दी एवं जुकाम हो जाता है। इसलिए कहा था क्योंकि फ्रांस में जहाँ क्रांति होता था ना, तो पूरा यूरोप में क्रांति होने लगता था, इसलिए मेटरनिक कहता था, ठीक है ना। तो मेटरनिक के बारे में बता दिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का क्या महत्वपूर्ण था। तो हम बताए थे कि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का अहम योगदान था, ठीक है ना। क्योंकि यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट का अहम योगदान था। यही जो है सर्वप्रथम यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाया था। और नेपोलियन के बारे में याद रखना कि नेपोलियन के पिता का नाम था कार्लो बोनापार्ट, ठीक है ना। और नेपोलियन का मृत्यु पूछता है कहाँ हुआ, तो नेपोलियन के मृत्यु सेंट हेलिना द्वीप पर हुआ, 1821 ईस्वी में सेंट हेलिना द्वीप पर हुआ था, ये याद रखना है, ठीक है ना। अब देखते हैं नेपोलियन का क्या योगदान था। तो यूरोप में राष्ट्रीयता के भावना के विकास में फ्रांस की राजक्रांति याद रखना, फ्रांस की राजक्रांति जो 1789 में हुआ था, उसके बाद यानी 1789 में क्या हुआ, फ्रांस की राजक्रांति हुआ था, ठीक है ना, याद रखना, ठीक है। जिसका नारा था, फ्रांस की राजक्रांति का नारा क्या था, तो फ्रांस की राजक्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता। तो पूछेगा फ्रांस की राजक्रांति का हुआ, 1789 में हुआ, और फ्रांस की राजक्रांति का नारा क्या था, तो बोलेंगे स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता। तो उसके बाद नेपोलियन आता है, 1789 के बाद नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में प्रवेश करता है। तो फ्रांस की राजक्रांति के पश्चात यानी उसके बाद नेपोलियन के आक्रमण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांस के में राष्ट्रीयता को फैलाने में नेपोलियन के आक्रमण ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। फ्रांसीसी क्रांति ने राजनीति को अभिजातीय वर्ग परिवेश से बाहर कर, यानी यह मेरा जात है या वह उसका जात है, वह छोटा जात है वह बड़ा जात है, इससे ऊपर उठकर अखबारों, सड़कों और सर्वसाधारण का वस्तु बना दिया। कौन बना दिया, तो नेपोलियन। नेपोलियन जो है अभिजात वर्ग से आगे बढ़कर परिवेश से बाहर कर और उसको क्या किया, अखबार पर ला दिया और जनता को सड़क पर उतार दिया और सर्वसाधारण की वस्तु बना दिया। क्या बना दिया, वस्तु बना दिया। यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियान द्वारा, यानी यूरोप के कई राज्य में क्या हुआ, जब फ्रांस में जब राष्ट्रवाद का उदय हुआ, तो फ्रांस में जब जनता जो है राजा को उखाड़ के फेंक दिया, तो उसके बाद नेपोलियन ने सोचा कि और जितना जगह फ्रांस के बाद जितना जगह राजा का शासन है उसको भी समाप्त किया जाए। तो उसके लिए वो अभियान किया। तो यूरोप के कई राज्यों में नेपोलियन के अभियानों द्वारा
नव युग या नया युग का शुरुआत हुआ। जब फ्रांस में राजा का शासन खत्म हो गया तो उसका अगल बगल जो राजा था, अगल बगल जो राज था, वहाँ का जनता भी सोचने लगा जब फ्रांस में इस तरह हो सकता है, राजा को उठा के फेंक सकता है जनता, तो हम लोग क्यों नहीं। तो इससे क्या हुआ, इससे हुआ था कि नेपोलियन के अभियानों द्वारा नव युग या नया युग का संदेश पहुंचा जनता के बीच, और नेपोलियन ने जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर दिया। जर्मनी और इटली, हम बताए थे जर्मनी 300 भाग में टूटा हुआ था, यानी जर्मनी 300 भाग में टूटा हुआ था। अब 300 राज्य में जो था आक्रोश होने लगा, सब लोग सोचने लगा कि हम 300 मिलकर एक क्यों नहीं बने, सब जनता सोचने लगा। और इटली के भी मार्ग, यानी इटली के एकीकरण के भी मार्ग को प्रशस्त कर दिया। यानी जर्मनी और इटली के एकीकरण के मार्ग को प्रशस्त कौन कर दिया, तो नेपोलियन बोनापार्ट ही कर दिया, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ही वहाँ पर राष्ट्रवाद की भावना को फैलाया था। तो वही लिखा हुआ जर्मनी, क्या लिखा हुआ, जर्मनी और इटली के राज्यों को भौगोलिक नाम की परिधि से बाहर कर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूपरेखा प्रदान किया। तो कौन किया थी, नेपोलियन बोनापार्ट ही ने किया था, ठीक है ना, जाने अनजाने जैसे भी किया था, लेकिन नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा ही जर्मनी और इटली के एकीकरण का प्रयास होने लगा, जिससे इटली और जर्मनी के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। हम बताए थे कि नेपोलियन बोनापार्ट के कारण ही जर्मनी और इटली के एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ, और आगे चलकर जर्मनी के एकीकरण बिस्मार्क करता है और इटली के एकीकरण मैजिनी, काउंट काबुर और गैरिबाल्डी करता है। अगला है, दूसरी तरफ नेपोलियन के सुधारवादी नीतियों के कारण, दूसरी तरफ जो नेपोलियन ने सुधारवादी नीति लागू किया, जैसे नेपोलियन संहिता लागू किया। मापतोल, जो सब अलग अलग राज्य में अलग अलग मापतोल था, अलग अलग बंटवारा था, सबको एक कर दिया। और उसके बाद फिर क्या किया, तो उसके बाद फिर सब जो अलग अलग जो टैक्स लगता था, सब राज्य जाने पर बताते, जर्मनी में 300 राज्य था, सब अलग अलग राज्य जाने में अलग अलग टैक्स लगता था, तो सब टैक्स को समाप्त कर एक कर दिया, और सब मुद्रा को समाप्त कर एक मुद्रा कर दिया, ठीक है ना। तो सुधारवादी नीतियों के कारण फ्रांसीसी प्रभुता और आधिपत्य के विरुद्ध यूरोप में देशभक्ति का विक्षोभ हुआ। तो इतना लिख देना, आप लोग लिखें इसको और अच्छी तरह तैयारी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया। जब रूस की क्रांति बताए थे, रूस की क्रांति हुआ था तो बताए थे, एक हुआ था अक्टूबर क्रांति जिसको बोलते हैं, एक बोलते हैं फरवरी क्रांति, और दोनों कब हुआ, 1917 ईस्वी में हुआ था, ठीक है ना। एक हुआ फरवरी में तो उसको बोलते हैं फरवरी क्रांति, और या मार्च क्रांति, क्योंकि रूस के कैलेंडर के अनुसार फरवरी होता है, हम लोग के कैलेंडर के अनुसार मार्च होता था, बोलते हैं रूस के क्रांति फरवरी क्रांति या मार्च क्रांति। और एक हुआ था अक्टूबर की क्रांति, तो उस रूस के कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर में हुआ, हम लोग के कैलेंडर के अनुसार नवंबर में हुआ, तो उसको बोलते हैं अक्टूबर या नवंबर की क्रांति। कब हुआ, 1917 में। तो उससे जो है पूरा विश्व में क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में लिखना है, ठीक है ना, क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं। तो देखो लिखना है कि रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, कि नहीं, 2 कारण के लिखो। तो लिखना है रूस की क्रांति ने पूरे विश्व को प्रभावित किया, इसके प्रमुख 2 कारण निम्नलिखित है, इस तरह लिख देना है। लिखना है इससे क्या हुआ, तो इससे देखो क्या हुआ, 2 ही कारण पूछ रहा है, यहाँ 3 कारण लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, 3 कारण भी सीख जाएगा तो कोई 3 नहीं, लेकिन परीक्षा में 2 बोलेगा तो 2 ही लिखना है। पहला क्या, स्त्री क्रांति के, स्त्री ना होगा यहाँ इस होगा, ठीक है ना, क्या होगा इस। तो लिखना इस क्रांति के पश्चात, यानी इस क्रांति के बाद, श्रमिक यानी मजदूर, सर्वहारा यानी जो हर जगह से हार गया, थक गया, जो गरीब है, जो शोषित वर्ग है, उसको बोलते हैं सर्वहारा, ठीक है ना। तो सर्वहारा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हुआ। सही बात है कि इस रूस के क्रांति के द्वारा जाल निकोलस द्वितीय राजा था, उसको उखाड़ के फेंक दिया, और यहाँ पर किसका शासन हुआ, तो इसके यहाँ पर शासन हुआ मजदूरों को, यानी श्रमिक का, ठीक है ना, सर्वहारा वर्ग का, जो हर जगह से हार गया है, जो शोषित वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उसका शासन हुआ। तो सही बात है, यह स्थापित हो गया। इससे अन्य क्षेत्रों में भी, यानी रूस की क्रांति से सब लोग क्या हुआ, प्रभावित हुआ, और इससे क्या हुआ, अन्य क्षेत्र में अगल बगल राष्ट्र में भी क्या हुआ, क्रांति होने लगा, और इससे क्या हुआ, उसको प्रोत्साहन मिला। तो ये लिख देना है। दूसरा कारण क्या लिखना है कि रूसी क्रांति के बाद विश्व के विचारधारा के स्तर पर 2 खंभों में बट गया, बचा पूर्वी यूरोप, एक बटा पश्चिमी यूरोप। पूर्वी यूरोप यानी यूरोप के जो ये साइड वाला भाग था उसको बोलते हैं पूर्वी, यहाँ ध्यान दो, ऐसे मान लो ये यूरोप है, तो इधर वाला जो भाग हो गया पूर्वी यूरोप, और इधर वाला जो हो गया वो हो गया पश्चिमी यूरोप। पश्चिमी यूरोप में कौन आता था, पश्चिमी यूरोप में आता था ब्रिटेन आता था, जर्मनी आता था, इटली आता था, फ्रांस आता था, अमेरिका आता था, ठीक है ना। अमेरिका यूरोप में ना है, लेकिन अमेरिका भी इस पश्चिमी यूरोप में शामिल कर लेते हैं। और पूर्वी यूरोप में आता था रूस आता था, चीन आता था, जापान आता था, ये सब आता था पूर्वी यूरोप में, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप 2 खंभों में बट गया, 2 विशेषता हो गया। और विशेषता क्या हुआ, तो अगली विशेषता देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी विश्व कौन है, तो जैसे अमेरिका पूंजीवादी था, ब्रिटेन पूंजीवादी था, जर्मनी पूंजीवादी था, इटली पूंजीवादी था। तो वही द्वितीय विश्व के पश्चात पूंजीवादी विश्व तथा सोवियत रूस
सोवियत रूस में क्या हुआ, शीत युद्ध आरंभ हो गया। यानी एक तरफ हो गया अमेरिका और एक तरफ हो गया रूस का पार्टी, एक तरफ अमेरिका का पार्टी एक तरफ रूस का पार्टी, और दोनों में तू मैं होने लगा। यानी दोनों में एक दूसरे से मतलब बंदूक गोली से नहीं लड़ना, शीत युद्ध कहते हैं उसको, जहाँ बंदूक और गोली से नहीं लड़ता बल्कि एक दूसरे से तू यानी मैं करके लड़ता है, यानी बोल के लड़ता है, उसको बोलते हैं शीत युद्ध। और शीत युद्ध में क्या होता है, शीत युद्ध में जो रूस के साथ शामिल होता था उस पर अमेरिका हमला कर देता था, और जो अमेरिका के साथ शामिल होता था जो देश, उस पर रूस हमला करता था, ठीक है ना। शुरुआत हुई और आगामी ये 4 दशक तक दोनों खंभों में हथियारों का होड़ जारी था, यानी 4 दशक तक चला। और 1991 में चल के जब रूस का विघटन हो गया, रूस 15 भाग में टूट गया, जिसको बोलते सोवियत संघ रूस बोलते थे। जब रूस 1991 में 15 भाग में टूट गया तब यह शीत युद्ध क्या हुआ, समाप्त हुआ था। 2 विशेषता बोला, दोनों को दो को ही लिख देना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अक्टूबर क्रांति क्या है। तो हम बताए थे कि 1917 ईस्वी में अक्टूबर क्रांति या नवंबर क्रांति, फरवरी क्रांति या मार्च क्रांति, कोनो बोले तो सब हुआ 1917 में। कब हुआ, 1917 में। तो यहाँ पूछ रहा है अक्टूबर क्रांति क्या है, तो 1917 में रूस में जो क्रांति हुई उसे अक्टूबर क्रांति कहते हैं। यानी रूस में जो कैलेंडर चलता था उसको बोलते थे हम ग्रेगोरियन कैलेंडर, जूलियन कैलेंडर, क्या बोलते थे, जूलियन कैलेंडर। तो जूलियन कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर रहा, हम लोग का कैलेंडर जिसको बोलते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, उसके अनुसार हुआ नवंबर। क्या हुआ, नवंबर। और वहाँ बोल्शेविक मतलब बहुसंख्यक यानी मजदूर वर्ग, सर्वहारा वर्ग के साथ बोल्शेविक, एक होता है बोल्शेविक, एक होता है मेंशेविक। बोल्शेविक मतलब जिसका संख्या ज़्यादा है उसको बोलते हैं बोल्शेविक, और जिसका संख्या कम है उसको बोलते हैं मेंशेविक। तो जिसका संख्या ज़्यादा किसका है, तो हर जगह देखो, हर देश में गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग, किसान वर्ग का संख्या ज़्यादा होता है, तो वही लोग क्रांति किया से उसको बोलते हैं बोल्शेविक क्रांति भी कहते हैं। तो पूछेगा बोल्शेविक क्रांति कब हुआ, 1917 में हुआ। अक्टूबर क्रांति कब हुआ, 1917 में हुआ। नवंबर क्रांति कब हुआ, 1917 में हुआ। फरवरी क्रांति कब हुआ, 1917 में हुआ। मार्च क्रांति कब हुआ, तो 1917 में हुआ, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर लिखा हुआ है क्या कि 1917 में रूस में जो क्रांति हुई उसे अक्टूबर क्रांति या बोल्शेविक क्रांति के नाम से जाना जाता है। यद्यपि यह क्रांति 7 नवंबर 1917 को हुआ, बताया था नवंबर में हुआ हम लोग के कैलेंडर के अनुसार, लेकिन नई ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी हम लोग कैलेंडर के अनुसार, लेकिन परंतु पुराने रूसी कैलेंडर के अनुसार यह 22 अक्टूबर को हुआ, इसलिए इसे 22 अक्टूबर 1917 को हुआ, इसलिए इसे बोल्शेविक क्रांति या अक्टूबर क्रांति भी कहते हैं। तो अक्टूबर क्रांति के बारे में पूछा तो लिख दिए, ठीक है ना। और इसी क्रांति के यानी बोल्शेविक क्रांति के फलस्वरूप ही रूस में जो शासक का नाम क्या था, तो जान निकोलाई द्वितीय को शासन को उखाड़ फेंक दिया और वहाँ पर बोल्शेविक वर्ग का शासन हो गया। बोल्शेविक बोले तो जिसका ज़्यादा संख्या था, गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग, शोषित वर्ग, सर्वहारा वर्ग का, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्या है, खूनी रविवार क्या है। खूनी रविवार यानी रविवार के दिन खून बहा होगा तब इसका नाम है खूनी रविवार। तो खूनी रविवार है क्या है, समझो पहले। देखो 9 जनवरी 1905 के बात है, वहाँ पर रूस में क्या था, वहाँ का जनता जो काफ़ी परेशान था, उससे खाने के लिए रोटी नहीं मिल रहा था, सब भूख से परेशान था, बेरोजगारी से परेशान था, ठीक है ना। लेकिन राजा वहाँ का जो था जार निकोलस द्वितीय, रूस के शासक को, रूस के सम्राट को जार कहा जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ का जो राजा था जार निकोलस द्वितीय, वो जनता पर ध्यान नहीं दे रहा था और सब चीज़ महंगा हो गया था, ठीक है ना। तो इसके कारण क्या किया था, रूस के जो जनता था वो विद्रोह कर दिया और विद्रोह करके रोड पर उतर गया और राजा के महल की ओर, राजा का महल कहाँ था, सेंट पीटर्सबर्ग में, तो राजा के महल की ओर प्रदर्शन करते हुए बढ़ने लगा और नारा लगा रहा था रोटी दो यानी भोजन दो। तो रोटी दो का नारा लगाते हुए राजा के महल की ओर बढ़ रहा है। तो राजा जो था जार निकोलाई द्वितीय, उसने अपने मंत्री से कहा ये क्या चीज़ का हल्ला हो रहा है। तो मंत्री ने बताया है कि महाराज ये लोग रोटी मांगने आ रहा है, यानी भोजन से परेशान है, ये लोग अपना हक मांगने आ रहा है, अपना भोजन मांगने आ रहा है, अपना रोजगार मांगने आ रहा है। तो राजा बोला अरे हम तो भगवान है और भगवान के सामने से हल्ला करके मांगता है, मने नहीं मांगता है, प्रार्थना करके मांगा है, इसलिए हल्ला करता है। तो क्या किया वहाँ पर राजा ने, क्या किया, राजा ने सैनिक को निहत्थे, जो लोग निहत्थे था यानी वहाँ का जनता जो आंदोलन कर रहा था वो निहत्थे था, तो राजा ने सैनिकों को निहत्थे लोगों पर गोलियाँ बरसाने का अनुमति दे दिया, जिससे क्या हुआ, हजारों लोग मारे गए। और यह घटना रविवार को हुआ, इसलिए से कहते हैं खूनी रविवार या लाल रविवार। वहाँ का सड़क लाल हो गया खून से, इसलिए इसको बोलते हैं लाल रविवार, ठीक है ना। तो मांगने गया रोटी लेकिन मिल गया गोली, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हो ची मिन मार्ग क्या है। हो ची मिन के संबंध में लिखे हैं। हो ची मिन देखो वियतनाम के आज़ादी में हो ची मिन का महत्वपूर्ण योगदान था, ठीक है ना। जिस प्रकार हम लोग के देश में महात्मा गांधी पूज्य है, उसी प्रकार वियतनाम में हो ची मिन पूज्य है, ठीक है ना।
तो हो ची मिन का वियतनाम के आज़ादी में, वियतनाम के एकीकरण में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान था। वियतनाम, उत्तरी वियतनाम, देखो जब वियतनाम 1945 में आज़ाद हुआ था, ठीक है ना, तो वियतनाम जो है दो भाग में बट गया, हो गया ऊपर वाला उत्तरी वियतनाम, नीचे वाला दक्षिणी वियतनाम। ऊपर वाला जो उत्तरी वियतनाम था वहाँ का शासक बना था कौन, हो ची मिन, ठीक है ना, और नीचे वाला जो वियतनाम था दक्षिणी वियतनाम, वहाँ का शासक हो गया बाओ दाई। जो और बाओ दाई एक बदमाश शासक था, ये अमेरिका और फ्रांस का कठपुतली था, ठीक है ना। तो 1975 में फिर जाकर, ठीक है ना, क्या हुआ था, तो उत्तरी वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम एक हुआ था, किसके प्रयास से, तो हो ची मिन के प्रयास से। तो हो ची मिन काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति, इससे क्वेश्चन आता है इसलिए बता रहे हैं। देखो हो ची मिन साम्यवाद से प्रभावित था। साम्यवाद बोले तो साम्यवाद यानी ऐसा शासन जहाँ पर कोई गरीब ना हो, कोई अमीर ना हो, सब लोग बराबर हो, सब लोग का समान अधिकार हो, उसको बोलते हैं साम्यवाद। जैसे रूस में था, चीन में था। उसने 1925 ईस्वी में वियतना क्रांतिकारी दल, क्या है, वियतना क्रांतिकारी दल का गठन किया। तो क्वेश्चन आएगा कि वियतना क्रांतिकारी दल का गठन किसने किया, तो हो ची मिन ने किया। कब किया, तो 1925 में किया, ठीक है ना, गठन किया। एवं फ्रांसीसी वियतनाम में जो था किसका अधिकार था, जैसे हम लोग के देश पर किसका शासन था, तो हम लोग के देश पर अंग्रेज का शासन था। अंग्रेज का हम लोग गुलाम थे। उसी प्रकार वियतनाम के लोग जो था वो फ्रांसीसी का गुलाम था, ठीक है ना। तो वही गठन किया। एवं फ्रांसीसी साम्राज्यवाद से लड़ने के लिए कार्यकर्ताओं के सैनिकों का प्रशिक्षण दिया, यानी अपना कार्यकर्ता यानी उसके दल में जो शामिल था उसको कार्यकर्ता बोलते हैं। तो कार्यकर्ता को प्रशिक्षण देने लगा, क्योंकि फ्रांस से लड़ना तो सैनिक को प्रशिक्षण तो देना अनिवार्य है, तब न लड़ेगा उससे जाकर। प्रशिक्षण की व्यवस्था की थी। और 1930 ईस्वी में राष्ट्रवादी गुटों को एकत्रित किया। यानी राष्ट्रवादी गुट यानी जो लोग चाहता था कि फ्रांसीसी को यहाँ से वियतनाम से मार कर भगा दो, क्योंकि उसका देश नहीं है, तो उसको बोलते राष्ट्रवादी। तो राष्ट्रवादी गुटों को एकत्रित किया। और वियतनाम का कांग सांग देंग वियतनाम के थे, ठीक है ना। कांग सांग देंग ये क्या था, वियतनाम के पार्टी था। कांग सांग देंग क्या था, वियतनाम के पार्टी था, यानी वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी। कांग सांग देंग का अर्थ होता है वियतनाम कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की। कौन किया, तो हो ची मिन ने किया। कब किया, 1930 में किया। और विश्वव्यापी आर्थिक मंदी एवं फ्रांसीसी सरकार की क्रूरता। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी क्वेश्चन आता है कि विश्वव्यापी आर्थिक मंदी कब आया, तो 1929 में आया, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी 1929 में आया था। तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी एवं फ्रांसीसी सरकार की क्रूरता के कारण हो ची मिन ने राष्ट्रवादी आंदोलन को तीव्र कर दिया, यानी और तेजी से बढ़ा दिया। तो हो ची मिन के बारे में इस तरह लिख देना है, ठीक है, लघु ये प्रश्न ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो क्या, कि हो ची मिन मार्ग क्या है। तो देखो वियतनाम के सम्राट था, वियतनाम के महापुरुष था हो ची मिन। तो उसी के नाम पर जो रोड बना वियतनाम में, जो लाओस कंबोडिया को जोड़ता था, वियतनाम को जोड़ता था, और एक छोर से दूसरा छोर की ओर जाता था, उसको बोलते हैं हो ची मिन मार्ग। क्या बोलते हैं, हो ची मिन मार्ग बोलते हैं, ठीक है ना। हो ची मिन मार्ग पर जो है ना, अमेरिका ने लाखों बम उस पर बरसाया, लेकिन जो था ये वहाँ के लोग तुरंत इसको फिर मरम्मत कर देता। अमेरिका उस पर बम पटकता, ये लोग वहाँ तुरंत उसको मरम्मत कर देता, और लास्ट में अमेरिका को हार पार कर वहाँ से भागना पड़ा, ठीक है ना। तो इसी के बारे में लिखना है। तो देखो क्या है, तो हो ची मिन मार्ग क्या है बताएं। तो हो ची मिन मार्ग हनोई से चलकर, वियतनाम की राजधानी है हनोई, तो वियतनाम की राजधानी हनोई से चलकर लाओस कंबोडिया, बताए थे कि आप लोग को पूछेगा कि हिंद चीन क्षेत्र में कितना देश आता है, तो हिंद चीन क्षेत्र में 3 देश आता है, एक लाओस, एक कंबोडिया, एक वियतनाम, ठीक है ना। लाओस, कंबोडिया, वियतनाम। तो वियतनाम की राजधानी हनोई से चलकर हो ची मिन मार्ग लाओस और कंबोडिया के सीमा क्षेत्र से गुजरता हुआ दक्षिण वियतनाम, बताए थे ऊपर उत्तरी वियतनाम और नीचे दक्षिणी वियतनाम, तो दक्षिणी वियतनाम तक जाता था। इसमें सैकड़ों कच्ची पक्की सड़क, जैसे मान लो ये हो ची मिन मार्ग है, तो ये मेन सड़क हो गया, इसमें साइड से बहुत सारा सड़क यानी कच्ची पक्की सड़क, सैकड़ों सड़क आके क्या होता था, मिलता था, ठीक है ना, निकल कर पूरे वियतनाम से जुड़ी थी। या वियतनामियों का रसद सप्लाई, यानी वियतनाम का जितना भी माल सप्लाई होता था एक जगह से दूसरा जगह, चाहे वो माल हो चाहे हथियार हो, तो यानी रसद सप्लाई का मार्ग था। या इसलिए अमेरिका चाहता था कि यही मार्ग को हम क्या कहते हैं, यही मार्ग जो हो ची मिन मार्ग है इसको हम ध्वस्त कर देंगे, तो यहाँ का लोग जो है रसद का सप्लाई, हथियार का सप्लाई, माल का सप्लाई नहीं कर पाएगा। तो अमेरिका क्या किया था, तो यह मार्ग काफ़ी मजबूत था, तो अमेरिका ने क्या किया था, तो अमेरिका ने सैकड़ों बार इस पर बमबारी किया, यानी सैकड़ों बार इस पर बम पटका, ठीक है ना। परंतु वियतनाम एवं उनके समर्थित लोग तुरंत इसकी मरम्मत कर देता। अमेरिका बम पटकता, जहाँ फूटता तुरंत इसका लोग, यहाँ के लोग मरम्मत कर देता, फिर अमेरिका बम पटकता, फिर यहाँ के लोग मरम्मत कर देता, फिर सप्लाई चालू कर देता। तो यहाँ इससे क्या हुआ, अमेरिका परेशान हो गया। चूँकि हो ची मिन मार्ग वियतकांग की जीवन रेखा था, यानी वियतनाम का जीवन रेखा था,
अतः अमेरिका इस पर नियंत्रण करना चाहता था कि अमेरिका चाहता था कि यहाँ इस पर नियंत्रण कर ले, जिसके कारण उत्तरी वियतनाम दक्षिणी वियतनाम की उससे क्या हो, कनेक्शन कट जाए, लाओस कम्बोडिया से कनेक्शन कट जाए और हम इस पर अधिकार कर लें। लेकिन अमेरिका उस पर बम पटकता, यहाँ के लोग मरम्मत कर देता, बम पटकता, यहाँ के लोग मरम्मत कर देता, ठीक है ना। और इसी प्रकार अमेरिका से लड़ते रहा। इसी क्रम में उसने लाओस एवं कम्बोडिया पर भी आक्रमण कर दिया। कौन कर दिया? अमेरिका। किंतु तीन तरफा संघर्ष, तीन तरफा बोले तो लाओस, कम्बोडिया और वियतनाम तीनों मिलकर लड़ रहा था, तो तीन तरफा संघर्ष में पड़कर उससे बोले तो अमेरिका को जाना पड़ा था। तो हो ची मिन के बारे में यही लिखना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो आज इतने रखते हैं, कल हो सकता है तो हम ज्योग्राफी का VVI क्वेश्चन लेकर आएंगे लघुत्तरीय का, ठीक है ना। और इतिहास में अभी बचा हुआ एक वीडियो या 2 वीडियो और बनाएंगे तो अति VVI जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है लघुत्तरीय पर क्वेश्चन तब समाप्त होगा। तो आज इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग को अच्छा लगा तो फटाफट शेयर करो, ठीक है ना। हम इस तरह कंटेंट किसी चैनल पर आप लोग को नहीं मिलेगा। और मात्र 14,000 सब्सक्राइबर है, तो आप लोग इस चैनल को फैलाओ, अगल बगल में जितना है सबको बताओ और इस चैनल को फैलाओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। थैंक्स।